किसान साथियों, जब हमारी धान की फसल 40 या 50 दिन के आसपास हो जाती है तो यहाँ पे हम बहुत सारी ऐसी गलतियाँ भी कर देते हैं जिससे हमें नुकसान होता है। कल्ले कम आते हैं और बाद में बालियाँ भी पतली छोटी कमज़ोर रह जाती हैं। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी गलतियाँ आपको बताएंगे। यहाँ पे हम 10 बातें या फिर 10 गलतियाँ आप इसको मान सकते हैं। अगर आप इन 10 बातों का ध्यान रखते हैं, अगर आप इन 10 गलतियों को नहीं दोहराते हैं तो आप भी धान में अच्छे कल्ले तो ले ही पाएंगे, उसके साथ साथ धान की बालियाँ भी मोटी लंबी कर पाएंगे और अच्छा उत्पादन आप अवश्य ले पाएंगे। तो आज की ये पूरी वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। कोई भी सवाल हो, सुझाव हो तो आप कमेंट करिए और आप कमेंट के माध्यम से हमें यह अवश्य बताते रहिए कि आपकी धान की फसल अभी कितने दिन की हो चुकी है, ताकि हम उसी हिसाब से वीडियो बना सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं वो 10 कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं, ज़्यादा मात्रा में यूरिया खाद का इस्तेमाल कर देते हैं। किसान साथियों, ऐसा नहीं कि हाँ हम यूरिया का इस्तेमाल ना करें, लेकिन आवश्यकता से अधिक यूरिया अगर आप डाल देंगे तो नुकसान इससे ज़्यादा होता है। नुकसान ज़्यादा क्या होता है, एक तो ज़्यादा यूरिया डालने से आपके पौधे में बीमारी लगने का जो खतरा होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा यूरिया डालने से अगर आपने 50 दिन के आसपास यूरिया ज़्यादा डाल दिया, पौधे की हाइट ज़्यादा बढ़ने की संभावना हो जाती है। तो आवश्यकता से अधिक यूरिया का इस्तेमाल मत करिए। धान की संपूर्ण फसल अवधि में यानी रोपाई से कटाई तक आपको कुल जो यूरिया डालना होता है वो 90 से 120 किलो ही डालना होता है, इसके अंदर ही डालिए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप 90 से 120 किलो एक बार में ही प्रयोग कर दीजिए। कम से कम 3 बार आपको प्रयोग करना चाहिए। 1/3 मात्रा रोपाई के समय, 1/3 मात्रा आपको 20-30 दिन पे और अंतिम यूरिया 40-50 दिन के आसपास हमें धान की फसल में डालना चाहिए। तो अगर आपकी धान की फसल अभी 40 या 50 दिन के आसपास की होने वाली है तो ऐसी दशा में आखिरी यूरिया जल्द से जल्द इस्तेमाल कर दीजिए। अगर आपकी कोई ऐसी किस्म है जो जल्दी ही तैयार हो जाती है तो उसमें यूरिया आप 40 दिन के पहले ही डाल दीजिए, 38 दिन 40 दिन तक डाल दीजिए। कोई मध्यम अवधि की वैरायटी है, मान लीजिए 120-125 दिन में तैयार होती है, तो ऐसी किस्मों में आप यूरिया जो डालेंगे वो 40 से 45 दिन तक डाल दीजिए। कोई देर से तैयार होने वाली वैरायटी है 130-40 दिन या उससे भी ज़्यादा, तो ऐसी आप वैरायटियों में यूरिया जो डालेंगे वो डालेंगे 45 से 50 दिन के आसपास। तो पहली बात तो यही ध्यान रखना है कि ज़्यादा मात्रा में यूरिया नहीं डालना है। 30 से 40 किलो यूरिया आप डालिए, और अगर कम दिन की वैरायटी है तो 30 किलो, मध्यम अवधि की वैरायटी है 35 किलो, देर से तैयार होने वाली धान की वैरायटी है तो 40 किलो यूरिया आप डालिए। 40 किलो से ज़्यादा यूरिया धान की फसल में एक बार में प्रयोग मत करिएगा। यहाँ पे हमने जितनी भी खाद की मात्रा बताई है वो पर एकड़ के हिसाब से ही बताई है, यानी 1 एकड़ खेत में इतनी मात्रा का प्रयोग आप करिएगा, या फिर जो भी मैं आगे आपको बताऊँगा खाद वो 1 एकड़ के हिसाब से ही बताऊँगा। तो पहला बात आप ध्यान दीजिए कि यूरिया जल्द से जल्द डाल दीजिए और ज़्यादा यूरिया मत डालिए। दूसरा बात क्या ध्यान देना, दूसरा बात भी यूरिया से ही संबंध में है कि कभी भी यूरिया 50 दिन के बाद मत डालिए। अगर आप इसके बाद में मतलब 2-4 दिन चल जाएगा, 51 दिन 52 दिन 53 दिन चल जाएगा, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हाँ 55 दिन 60 दिन 65 दिन 70 दिन पर अगर आप यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं और आप सोचते हैं कि इससे हमें फ़ायदा मिलेगा, तो फ़ायदे की जगह नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहती है। क्यों ज़्यादा रहती है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बोला, अगर आप इसके बाद में यूरिया डालते हैं तो आपके पौधे में जितना भी अभी जो कल्ले का फुटाव होना था, पौधे की बढ़वार होनी थी, वो हो चुका होता है। इसके बाद बालियों का निर्माण होना स्टार्ट होता है तने के अंदर। भले ही वो आपको दिखाई ना दे, लेकिन बहुत छोटी छोटी बालियों का विकास धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाता है, उसमें भी काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। तो अगर आप बाद में भी यूरिया, अगर आप 50 दिन के बाद मान लीजिए आपने 60 दिन 70 दिन पे यूरिया आपने डाला, तो इसमें ऐसे में होगा क्या कि आपके पौधे दोबारा से अपनी हाइट को बढ़ाने लगेंगे। पौधे की लंबाई ज़्यादा होने से फसल गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो ज़्यादा यूरिया आप मत डालिए और 50 दिन के बाद यूरिया मत डालिए। और इसके साथ साथ किसान साथियों, अगर आपने अभी तक तीसरी गलती हमने क्या रखा है, पोटाश की हम पूर्ति ही नहीं करते हैं, जिससे भी हमें पैदावार कम देखने को मिलता है। तो मान लीजिए आपकी फसल अभी 40 से 50 दिन की होने वाली है और आपने अभी तक बिल्कुल भी पोटाश नहीं डाला है, तो ऐसी दशा में 20-25 किलो पोटाश डाल के पोटाश की कुछ पूर्ति किसान साथी आप कर सकते हैं। एक बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि बिना पोटाश डाले अगर आप सोचते हैं कि हमें ज़्यादा पैदावार मिल जाएगा,
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। बेहतर रहेगा मिट्टी की जांच करवाइए, उसके हिसाब से खादों का इस्तेमाल करिए। जांच नहीं करवा सकते तो 20-25 किलो पोटास आपको इस अवस्था में 40-50 दिन तक, जब आपने बिल्कुल भी पोटास नहीं डाला है, तो आपको प्रयोग कर देना चाहिए। जो किसान साथी पोटास डाल चुके हैं उन्हें डालने की आवश्यकता नहीं है। जो किसान साथी पोटास 2 भागों में बांट के डालते हैं, तो आधी मात्रा रोपाई के समय डालते हैं 15-20 किलो और आधी मात्रा डालते हैं 40-50 दिन पे, तो ऐसे किसान साथी भी अंतिम पोटास 40-50 दिन के अंदर प्रयोग कर दीजिएगा। तो तीसरा चीज़ ध्यान देना है, पोटास की पूर्ति अवश्य करना है। अब इसके साथ साथ एक बात का ध्यान आपको और देना है कि इस अवस्था में नंबर 4 पे हमने क्या रखा है कि इस अवस्था में जब हमारी धान की फसल 40-50 दिन की हो जाती है, ग्रोथ प्रमोटर के इस्तेमाल से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो चाहे सागरिका हो, चाहे हो बायोबीटा या फिर कोई दूसरी कंपनी का ग्रोथ प्रमोटर, अगर आप इसलिए डाल रहे हैं कि उसमें कल्ले ज़्यादा आएंगे तो आप मत डालिए। कल्ले इस समय अगर आप डालेंगे तो ज़्यादा आने की संभावना बहुत कम या फिर ना के बराबर आप मान सकते हैं। जो भी आपको डालना होता है वो आप 40 दिन के अंदर डालेंगे तो ही फ़ायदा मिलेगा, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके साथ साथ किसान साथियों, जिंक अगर आपने अभी तक नहीं डाला है तो जिंक की पूर्ति आपको करनी चाहिए। जिंक की पूर्ति अगर आपने नहीं की है तो आपको अवश्य डालना चाहिए। जब यूरिया डालते हैं तो उसके साथ भी आप जिंक 33% वाला जो आता है जिंक सल्फेट 5 किलो से लेकर 7 किलो तक डाल सकते हैं, या फिर 21% वाला जिंक सल्फेट 8 से 10 किलो डाल सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं बोलता हूँ कि जिंक का कभी भी मिट्टी में इस्तेमाल करने की बजाय अगर आप स्प्रे बिल से डालेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो जो चिलेटेड जिंक आता है 12% वाला 120 ग्राम आपको स्प्रे कर देना चाहिए। एक स्प्रे आप कर दीजिए 40-50 दिन पे, और एक स्प्रे आपको दोबारा से करना पड़ेगा बालियाँ निकलने से पहले गबोट अवस्था में, तब आपके पौधे में। अब ऐसा नहीं कि हाँ जिंक से कल्ले ही ज़्यादा आते हैं। जिंक के इस्तेमाल से कल्ले के साथ साथ पौधे की अच्छी ग्रोथ, अच्छी बढ़वार के साथ साथ पौधे में बालियों का निर्माण भी अच्छे से होता है। जिंक के इस्तेमाल से पौधे में भोजन बनने की प्रक्रिया काफ़ी अच्छे से हो पाती है। तो जिंक आपको अवश्य डालना चाहिए, खासकर धान की फसल में अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है तो। मान लीजिए आपकी धान की फसल अभी कमज़ोर है, 40 दिन या फिर इससे कम दिन की फसल है, 35-40 या 45 दिन के आसपास की फसल है, थोड़ा सा कमज़ोरी दिखती है, पौधे का सही से विकास नहीं हुआ है, तो ऐसी दशा में एक एनपीके आता है, एनपीके 19-19-19, इसका प्रयोग आपको करना चाहिए। यहाँ पे हमने जितनी भी खाद बताई है सभी खादें आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने पोटाश डाला हुआ है तो डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने जिंक पहले से डाला हुआ है तो डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने 19-19-19 पहले से डाला हुआ है तो डालने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ अगर आपकी फसल कमज़ोर नहीं है तो भी आपको 19-19-19 एनपीके डालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपकी फसल 35, 40, 45 दिन की है और कमज़ोरी आपको दिखती है तो ऐसी दशा में, कमज़ोरी का मतलब ज़्यादा फुटाव नहीं हुआ है, पौधे में हल्का पीलापन है, अच्छी ग्रोथ आपको नहीं दिखाई दे रही है, तो ऐसी दशा में एनपीके 19-19-19 1 किलो से लेकर 1.5 किलो आप प्रयोग करेंगे तो इससे फ़ायदा आपको अवश्य मिलने वाला है। अब यहाँ पे एक चीज़ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड से फ़ायदा क्या मिलेगा? ह्यूमिक एसिड को आप ग्रोथ प्रमोशन मत समझिए। ह्यूमिक एसिड के इस्तेमाल से आपके पौधे में फ़ायदे ज़्यादा मिलते हैं। एक तो जड़ विकास में हेल्प करता है, पौधे के भोजन के निर्माण में काफ़ी मदद करता है। इसके साथ साथ मिट्टी में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो अघुलनशील हो जाते हैं, जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, चाहे आप जिंक ले लीजिए, सल्फर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फेरस हो गया, तमाम चीज़ें होती हैं, कैल्शियम वगैरह हो गया। ये जो सूक्ष्म तत्व होते हैं ये जब ज़्यादा पीएच होता है तो अघुलनशील हो जाते हैं। जहाँ पे पीएच 7 से ज़्यादा है वहाँ पे समस्या ज़्यादा आती है। तो ऐसी दशा में अगर आप जो है ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे तो वही अघुलनशील तत्व ये पौधे के लिए दोबारा से उपलब्ध करवाता है, जिससे आपके पौधे में अच्छी ग्रोथ, अच्छी बालियाँ, अच्छा फुटाव आपको दिखाई देगा। तो ह्यूमिक एसिड अगर आपने अभी तक नहीं डाला है तो जो 98% वाला ह्यूमिक एसिड आता है, जब आप यूरिया डालें तो उसी के साथ आप डाल सकते हैं। लगभग आपको 700 या 800 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से इसका भी इस्तेमाल किसान साथियों करना चाहिए। इसके साथ साथ किसान साथियों कई बार माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से भी हमारे पौधे कमज़ोर, पतले रह जाते हैं। जड़ विकास, पौधे का विकास सही से नहीं हो पाता है, बालियाँ भी बाद में सही से नहीं आ पाती हैं। तो अगर आपके पास थोड़ा सा बजट है तो आप डालिए, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होने वाला है। इसमें केवल 5 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो पहली चीज़ है जिंक 12% वाला 120 ग्राम, दूसरा चीज़ है मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो, फेरस सल्फेट 500 ग्राम, मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम, यूरिया 1 किलो। ये 5 चीज़ें आपको लेना
है। वैसे भी अगर आपने जिंक ना डाला होगा तो जिंक आपको डालना ही पड़ेगा। तो बाकी की 4 चीज़ें भी आप साथ में मिला के यूज कर सकते हैं। इसका स्प्रे आप वैसे तो 20 दिन से लेके और बालियाँ निकलने से पहले तक किया जा सकता है। 40-50 दिन की फसल में भी डालेंगे तो फ़ायदा आपको अवश्य दिखाई देगा। पौधे की अच्छी ग्रोथ होगी, हरियाली रहेगी पौधे में, बाद में अच्छे से बालियाँ आएंगी, पौधे सही से भोजन बना पाएंगे। तो अगर आपका थोड़ा सा भी बजट अलाउ करता है तो आप डाल सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन डालने से फ़ायदा आपको मिल सकता है, आपकी बालियाँ अच्छी आएंगी जिससे उत्पादन। अब हम इसीलिए डालते हैं ताकि हमारी पैदावार बढ़ सके। तो अगर आपने पहले से डाला हुआ है तो डालने की आवश्यकता नहीं है, अगर नहीं डाला है तो आप डाल सकते हैं। आप 20 दिन से लेके और लगभग 50 दिन, 60 दिन, 70 दिन तक, बाली आने से पहले तक आप डाल सकते हैं। इसके साथ साथ नमी बना के रखिए। एक दो बात का ध्यान आपको देना पड़ेगा, नमी होना चाहिए ज़मीन में। और जब भी आप कोई भी खाद डालें, चाहे स्प्रे विधि से डालें, चाहे आप ज़मीन में कुछ डालने वाले हैं, मिट्टी में कुछ डालने वाले हैं, उस समय खेत में उचित मात्रा में नमी होनी चाहिए। अगर नमी नहीं रहेगी तो ये सारी खादें सही से काम नहीं करेंगी। तो अगर मान लीजिए नमी ना हो, वैसे नमी है तो आप खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नमी ना हो तो पहले आप सिंचाई करिए हल्का हल्का, उसके बाद कोई भी खाद आपको डालना हो तभी आपको प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ एक बात का ध्यान और देना है, बेवजह ज़्यादा दवाओं का इस्तेमाल, फंगीसाइड हो गया, ये तमाम चीज़ें आप तभी डालिए जब इनकी आवश्यकता हो। आप कोई कीटनाशी तभी डालिए, आप कोई फफूंदनाशी तभी डालिए जब किसी कीट का अटैक हुआ हो, जब किसी फफूंद का अटैक हुआ हो। अन्यथा फालतू में पैसा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिए। लक्षण दिखाई देने पे ही आप कोई दवा का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा, फालतू में पैसा फंसाने से कोई लाभ नहीं है। इसके साथ साथ बालियाँ निकलने से पहले एक स्प्रे आपको करना चाहिए NPK 05234 और बोरोन का। मैंने बोला था अगर आपने जिंक ना डाला हो तो इस समय जिंक का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो NPK 05234 1 से 1.5 किलो ये गबोड़ अवस्था में डालना है। साथ में बोरोन 20% वाला 100 ग्राम, साथ में चिलेटेड जिंक। बहुत सारे किसान साथी बोलते हैं कि हम जिंक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन आप जिंक सल्फेट 33%, 21% ये सब नहीं डाल सकते, लेकिन चिलेटेड जिंक जो आती है 12% वाले, इसका इस्तेमाल आप NPK 05234 या फिर NPK 19-19-19 जिसमें भी फास्फोरस होता है उसके साथ भी कर सकते हैं। बस ध्यान यही देना है कि अलग अलग बर्तन में घोल बनाना है, इकट्ठा घोलना नहीं है, नहीं तो काम नहीं करेगा। टंकी में एक साथ डाल के मतलब इनको मिलाया जा सकता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक मिला के रख नहीं सकते। तो NPK 05234 1 से 1.5 किलो, बोरोन 20% वाला 100 ग्राम और जिंक 12% वाली जो एडिटिव रूप में आती है चिलेटेड वाली 120 ग्राम, सभी को अलग अलग बर्तन में घोलिए। और इसका अगर आप स्प्रे बालियाँ निकलने से पहले गबोड़ अवस्था में करते हैं, बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। बालियों की साइज़ अच्छी आएगी, मोटाई अच्छी आएगी, लंबाई अच्छी आएगी, दाने का भराव सही से होगा और आपको अच्छा और बढ़िया उत्पादन भी देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में हमने 40-50 दिन से लेकर और बालियाँ आने से पहले तक क्या क्या करना चाहिए हमने आपको बता दिया। कोई भी सवाल हो, कुछ भी आपको समझ में ना आया हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने किसान साथी के साथ वीडियो शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।